This is an ABP Life podcast. अब बदलेगा देश का चुनावी सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पैनल बनाने का फैसला दिया। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम क्यों है? इससे कितने बदलेंगे देश में होने वाले चुनाव? जानेंगे आज FYI में एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। नमस्कार, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ में अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा। 1989, 1990, 1993, 2019 में कितने चुनाव आयुक्त होंगे? एक या दो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये कई बार बदली है। तो आखिर अब तक नियुक्त कैसे होती थी? सबसे पहले जान लेते हैं अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा से। मानसी जी, ये अभी आयरॉनिकली ये एक विडंबना है कि हम लोग वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और उसके बाद भी हमेशा हम लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं। ओके। तो ये अब जो चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते हैं, ये आप देखो तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324(2) के तहत जो राष्ट्रपति हैं उनको ये शक्तियां होती हैं कि वो निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो भी निर्वाचन आयुक्त के जो भी नियुक्तियां होती हैं जी, उसकी शक्तियां उनको दी हुई हैं जी। और अगर मैं राज्य में चुनाव आयुक्त की बात करूं तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ओके सर। जी सर। जी। तो अब जो बदलाव किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एक पैनल बनाया जाएगा, इसके बारे में अगर आप लोगों को समझा सकें कि अब कैसे चुने जाएंगे चुनाव आयुक्त। मानसी जी, इसमें एक अभी कुछ समय पहले आप लोग भी इस न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले एक याचिका दायर हुई थी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। जी, जी। तो अब जो इसमें नियुक्ति होगी उसमें ये कहा गया है कि एक ऐसी कमेटी बनी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे और इसके अलावा लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो और हमारे एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो होंगे। और आज के अगर फैसले में मैं बात करूं तो काफी क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है तो जो भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता होंगे वो कमेटी में रहेंगे। ओके। तो ये कमेटी जो बनेगी, ये कमेटी एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो भी नामों की सिफारिश होंगी उसको वो राष्ट्रपति जी को भेजेंगे और उनकी मंजूरी के मिलने के बाद ही नियुक्ति की जाएगी। जी सर। तो अब मैं उस सवाल पर आना चाहूंगी कि क्यों बदला गया ये सिस्टम? आखिर इसकी क्या जरूरत थी सर? देखिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो एक 80 के दशक से मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा रहा है। चाहे हम लोग अगर PV नरसिम्हा जी के समय की बात कर लें, चाहे हम लोग राजीव गांधी जी उस समय की बात कर लें, VP सिंह के सरकार के समय की बात कर लें, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक इसमें बदलाव आते रहे हैं। ओके। लेकिन अभी जो जैसे आपने पूछा कि ये क्यों सिस्टम मतलब क्यों हम लोग ये बदल रहे हैं, तो अब इन चीजों को लेकर के एक शायद विपक्ष में या लोगों में एक ऐसी एक डाउट थी कि शायद इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और अगर मैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से भी बताऊं, जो कॉमन पीपल हैं उनके हिसाब से भी अगर मैं बताऊं तो आप देखोगे इवन कोविड के टाइम पे भी कोई भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया था और चुनावी रैलियां अगर आप देखो तो एकदम धड़ल्ले से हो रही थी जी। तो एक तरह से कभी कभी इसको देखा जा सकता है कि मतलब इनके कामकाज पर अक्सर सवाल तो उठते रहे ऐसे 2014 के बाद से, स्पेशली कुछ ना कुछ बहाने से भी चुनाव आयुक्त की भूमिका पर सवाल। जी, चुनाव आयुक्त की भूमिका पे हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। तो मे भी शायद इसकी जरूरत थी कि इस पे कुछ एक एक्शन लिया जाए, कुछ ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मान रही है कि जो नियुक्ति हो रही थी वो सही नहीं थी, मतलब अभी के जो करंट भी जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसको लेकर के भी काफी डाउट्स उठे। तो
इस मतलब अगर मैं इसको क्लियरली अगर बोलूं तो जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं जो अरुण गोयल जी, उनके नियुक्ति पे काफी सवाल उठे। तो इन चीजों पे सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी थी कि जो उनका रिटायरमेंट के जो साल, जो 6 साल, जो एक मतलब आपके संविधान के हिसाब से भी जैसे है कि ये कार्यकाल 6 वर्ष का होना चाहिए या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो हो सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस के एम जोसेफ ने बहुत ही मतलब काफी जोर देकर के इस बात पे कहा कि हमारे सरकार को ऐसा आयुक्त चुनना चाहिए था जो कम से कम कार्यकाल तो पूरा कर सके। जी बिल्कुल। तो इन चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी एक फीडबैक जो था वो ये बताता है कि हाँ, एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत तो थी। तो शायद इसलिए ये, और प्लस इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया कि एक सुप्रीम कोर्ट में 2018 में ऑलरेडी याचिका दायर हुई थी जिसमें ये याचिका दाखिल की गई थी कि कॉलेजियम को उस तरीके से सिस्टम बनाया जाए। तो ये सब सुनवाई हुई और इसके हिसाब से जो लोग भूल गए हैं उनको अगर आप एक बार याद दिलाना चाहें, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम यानी कि जैसे अगर आप अभी देखो, एक सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे चीफ जस्टिस के साथ में कुछ जजेस को एक सेलेक्ट किया जाता है और कॉलेजियम यानी कि एक कमेटी बनाई जाती है जो बाकी जजेस के भी रिक्रूटमेंट करते हैं या फिर उनकी नियुक्ति करते हैं। जी सर। सेम कॉलेजियम वर्ड को अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से पहले जो नियुक्ति हो रही थी वो राष्ट्रपति जी कर रहे थे, उनके पास इसकी शक्तियां थी और ऐसा माना जाता था या ये लोगों ने इस पे बहुत उंगलियां भी उठाई है कि शायद प्रधानमंत्री या सेंट्रल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है इस लिस्ट को, इन लोगों को सिलेक्ट करके और रिकमेंड करने में। जी जी सर। तो अब एक कॉलेजियम यानी कि एक ऐसा कमेटी की गठन हो जहां पर प्रधानमंत्री हो, जहां पे विपक्ष के नेता हो, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई इस पे सवाल ना उठा सके, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये कॉलेजियम या ये एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अभी इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा या मैं साफ करना चाहूंगा कि अभी कोई मौजूदा व्यवस्था जो है वो अभी यही जारी रहेगी और अभी इस पे कोई संसद ने अभी कोई कानून नहीं बनाया। जी सर, बिल्कुल। आखिरी सवाल जो आपसे लेना चाहूंगी वो यही कि ऑपोजिशन और सेंटर उनके लिए, क्योंकि निष्पक्षता लाने के लिए ही ऐसा किया गया है, सो अब चुनाव जो है वो कैसे बदलेंगे देश में? क्या निष्पक्षता आपको लगती है इससे आएगी? सेंटर, ऑपोजिशन, उनके लिए क्या ये निष्पक्ष रहेगा? मानसी जी, ये तो अब एक पर्सनल ओपिनियन है और एजम्पशंस पे बेस्ड रहेगी। तो अभी जैसा हमने एक फीडबैक देखा या हमने एक जो प्रक्रिया देखी अभी इसके बाद जो ओपोजिशन के तरफ से आ रही है, तो ओपोजिशन का तो कहना है कि भाई बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है या बहुत बड़ा फैसला हुआ है। इस तरह के ट्वीट्स और इस तरह के मैसेजेस हमने काफी ऑनलाइन भी देखे होंगे। और रही सेंटर की बात, तो सेंटर जहां तक मेरी ओपिनियन है कि वो शुरू से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते आ रही है। उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जनता को हर चीजें काफी क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली हर चीजें उनको पता चले। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे सेंटर से कोई निगेटिव रिएक्शन आने वाला है। और रही बात ओपोजिशन की, तो वो काफी खुश हैं क्योंकि अब वो भी इस प्रोसेस का एक हिस्सा बन पाएंगे। कुछ इस तरह बदलेगा देश का चुनावी सिस्टम। अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।